नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कुछ सौगातें भी दी हैं। क्या कुछ सुविधा सीएम के माध्यम से आम जनता को दी गई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बताते हुए भी नजर आए कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीएसडीपी के अनुपात यानी 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। जीएसडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीएसडीपी के अनुपात यानी 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। पहली बात तो आप 70,000 के अंदर पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 के 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप दो पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में, उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था, एफआरबीएम के एक्ट के अंतर्गत वहां भी ये रेशियो लग सकती थी, लेकिन उसको हमने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तीसरा, ये लोन्स के फिगर बार बार जो पब्लिक में उठाना या यहाँ उठाना, इसमें तो सीधा सीधा रेशियो है। उस रेशियो के हिसाब से जो लिमिट्स तय की होती हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने जो 3% का जो उस समय की लिमिट थी, हम उस समय उसके अंदर थे। कोड में 3.5 हो गया, हम 3 तक भी नहीं पहुंचे, 3.5 तक जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हम, अब चूंकि हमारा स्टेट का अगर ग्रॉस जीडीपी बढ़ गया है तो जीडीपी बढ़ने के हिसाब से लोन बढ़ेगा। परसेंटेज जो है उसका ही हिसाब रखना चाहिए कि कितने परसेंट पर कौन गया। तो इसलिए परसेंटेज ना हमारी 3% से पहले ज्यादा थी, ना 3% से आज ज्यादा है। अगर कहीं जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब स्टेट की प्रोग्रेस है, स्टेट प्रगति कर रही है। जितना अलाउड हमारे पास लोन है उतना लेना ही चाहिए, उससे नीचे लेंगे फिर कल को विपक्ष की ओर से आएगा कि ये तो प्रोग्रेस के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। जितना हमको एक चांस मिला हुआ है वहां तक भी पहुंचते नहीं है। देश दुनिया में सब संस्थाएं, सब सरकारें ये लोन लेती हैं। जो लोन कम लेता है उसके खिलाफ एंटी डेवलपमेंट का वो लगता है, जो लोन ज्यादा लेगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ये एक नियम है। हमने 3% के अंदर पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
ये टास्क फोर्स वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जाँच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सब केसेस के ऑडिट 2008-9 की समिति का भी ऑडिट हो चुका, 2014 का ऑडिट हो चुका, 2023 में 3 अप्रैल को हो चुका, फिर 2014 के, 2017 के जो ऑडिट हो चुके हैं वो भी हमारे पास हैं, जो ऑडिट चल रहे हैं वो भी हमारे पास हैं। डिटेल को तो एक एक जिले का बता देता हूं। नहीं, बचाने का विषय नहीं है। जो आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं ऑडिट चल रहा है, ऑडिट हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 एफआईआर लिखी हैं और 9 एफआईआर में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो हैं उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अनु कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है सेक्टर 12 करनाल। ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। इसी प्रकार से राम कुमार, उस समय के आरसीएस, उनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र, एक बैंक अकाउंट है उनका कैथल, ये अटैच हो चुके हैं। योगेंद्र अग्रवाल, इनका एक फ्लैट 1607 मोहाली, फिर एक अकाउंट है अंबाला, ये अटैच हो चुके हैं। सुमित अग्रवाल, फ्लैट नंबर 1605 और फिर 2 अकाउंट है, एक नारनौल में, दोनों ही नारनौल के हैं। एक रचना अग्रवाल, उनकी कोई भी संबंध होगा, रचना अग्रवाल वाइफ ऑफ सुमित अग्रवाल, तो पति पत्नी दोनों के अकाउंट ये अटैच हो चुके हैं। नितिन शर्मा, उनका एक फ्लैट, ये फ्लैट है जीरकपुर और इसी प्रकार से अकाउंट ये है पंचकुला, ये 2 ये अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एक्शन हुए वो हुए हैं। अब ये दुखद बात ये है कि 1992 से लेकर और अभी तक के सारे विषय बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी ना किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है, एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सैकड़ों समितियां हैं, थोड़ी नहीं है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है। तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 850 करोड़ मैंने बताया, 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा आना पाई जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है, कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं।
लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है। ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़कों का चौड़ीकरण करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभे को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्च पर हटाएगी। पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था। उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि 1 मार्च से डिस्टिलरीज प्लास्टिक की बोतलों के बजाय कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है ताकि डिस्टिलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सिटिंग हुई है और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारियों का आभार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 5वां बजट मैंने वित्त मंत्री के नाते पेश किया और वो विधिवत रूप से आज पारित होकर के अगले वर्ष भर के लिए जो भी उसमें हमने अपनी नीतियां, अपना जो एक विजन, व्यू पॉइंट रखा है, उसको सदन ने जो है सर्वसम्मति से पारित किया है। मैं पूरे सदन का और पूरे विधानसभा के जितना भी स्टाफ है, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, खास करके अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी, मीडिया का, अधिकारीगण का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सदन विशेष तौर पर कुछ ऐसी यादें भी छोड़ के जा रहा है कि जिसमें आज इस समय जब समाप्त हो रहा है तो पूरा विपक्ष यहां उपस्थित नहीं है। ये ठीक है, बीच बीच में कुछ पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, कभी वॉकआउट होता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और अगर वो रहते हैं तो हमें भी कुछ बातों का जरूर ध्यान में आता है कि कहीं कोई गलती हो रही तो उसको सुधार करने में विपक्ष की मदद मिलती है। अगर वो यहाँ इस समय उपस्थित होते तो मैं उनका भी इस नाते से आभार प्रकट करता। लेकिन जितने भी बिल हैं, जितने एक्ट बने हैं, उनको सुने बिना, उसमें कोई संशोधन आदि दिए बिना वो चले गए हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि अपने साथियों को, चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिन माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। इस बजट सत्र में 7 सिटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर जैसा लगभग 33 घंटे का काम पूरा हुआ है। एवरेज 5 घंटे रोज हम बैठे हैं और सुचारू रूप से इस काम को हमने चलाया है। इस बीच में 1-2 घोषणाएं मैं करना चाह रहा हूं। एक तो पावर डिपार्टमेंट की एक मेरे पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का उनको किया जाता है, चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा और उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो कंपनीज ने वो लगाए होते हैं, ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क, गली आदि जो है, उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। इस प्रकार का एक सूचना जो है मुझे देनी है। दूसरा एक विषय कुछ सदस्यों ने यहां भी उठाया था, उसकी शिकायतें मुझे भी पिछले कुछ समय से मिल रही हैं। और शिकायतें क्या, उनकी कंप्लेंट इस प्रकार की है कि हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोटलिंग है उसको प्लास्टिक के बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई विद नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई शीशे की बोतल में लगाना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई करता है तो भी ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई
वो सरकार के सामने भी पेश ना हो और डिस्प्लेज को भी ना हो, और वो जो शंकाएं इधर की उधर की व्यक्त की जाती हैं उन शंकाओं को भी निर्मूल किया जा सके। एक बात, हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है, इसको और आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की सूचना मुझे देनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। गाँव की फिरनी से पहले जहाँ 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा, और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवा, गरीब और किसान का भला करना ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास है, और इस पर लगातार मनोहर लाल सरकार काम कर रही है, जो कि धरातल पर लोगों के चेहरों की मुस्कान बयां करती है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुसार सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से ई संजीवनी योजना चलाई गई है, जिसका लाभ आम जनता को मिल भी रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ई संजीवनी योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इसे लेकर संवाद भी करते रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से नवंबर 2019 में शुरू हुई ई संजीवनी सेवा आज नागरिकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। हरियाणा में भी ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौर में ई संजीवनी वरदान बनकर साबित हुई। इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, लेकिन हम प्रदेश में ई संजीवनी के माध्यम से लोगों तक इलाज पहुंचा रहे थे। अब घर बैठे हर कोई चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है और उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हो रही है। गरीबों के लिए भी ये योजना बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी, और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं, अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं,
जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में है, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने के इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है, इस आबादी से, इस योजना से लाभान्वित होगा। कभी कभी व्यक्ति को बीमारी का पता नहीं लगता है, बीमार होने के बाद इलाज की ओर वो उत्सुक हो जाता है। इलाज के लिए वो ओपीडी भी जाएगा, ई संजीवनी का उपयोग करेगा, अस्पताल में आवश्यकता पड़े तो इलाज कराएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक क्षणों में होती है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है। इस बात को भी ध्यान करते हुए हमने तय किया कि गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार शारीरिक परीक्षण, यानी उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया, और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं। और इसके तहत 25 प्रकार के जो मानक है, उसमें ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच ये होती है। अभी तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच हो चुकी है। 1,72,00,000 टेस्ट ऐसे किए जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां जो उनको पता नहीं था, और पता लगने के बाद उनको इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया, वहां उनका इलाज अच्छे प्रकार से इलाज हुआ। बहुत से लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। जिनको इलाज की और आवश्यकता होती है उनको रेफर भी किया जाता है, अथवा उनको दवाई दे करके उस इलाज के लिए और उसको एक प्रकार से ठीक किया जाता है। हमने पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना ये भी चला रखी है, और इस योजना के अंतर्गत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा ये मुफ्त दी जाती है। साथ ही लगभग 500 दवाइयां ये भी मुफ्त दी जाती हैं, ताकि गरीब को अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोई पैसा खर्च न करना पड़े। ऐसी सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को हो रहा है। ये तो तब होता है जब हम बीमार हुए और हम स्वस्थ यानी बनने के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ बनना है तो अपना इलाज कराना ये अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ
मैं तो एक और प्रकार की बात भी हमेशा हरियाणा के समाज को सब कहता रहा हूं कि स्वस्थ रहना, एक तो स्वस्थ होना या बनना, एक स्वस्थ रहना, इसमें दोनों में अंतर है। स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में यदि हम बचपन से ही अपने स्वभाव को, आदतों को, खान पान को ठीक करें और जीवन में कुछ चीजें अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको अंगीकार करें, उसको अडॉप्ट करें, तो बीमार ही नहीं होंगे। आखिर हम बीमार क्यों हों? बीमार न होने के लिए हमारा खान पान कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, इसके लिए भी हमने जगह जगह पर आयुर्वेदिक पद्धति से वेलनेस सेंटर्स, इनको कई जगह खोला है और भी जगह खोल रहे हैं। पीजी की सीटों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पैरामेडिकल नर्सिंग फिजियोथेरेपी कॉलेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सीएम मनोहर लाल विधानसभा के दौरान भी स्वास्थ्य को लेकर कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, जिसमें हरियाणा के अस्पतालों में आज से ही ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और सप्ताह के 7 दिन ये लागू रहेगा। ड्रेस कोड इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े पहनने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए पदनाम प्लेट लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।